नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए आज 10th क्लास का इतिहास का जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम 1848 की क्रांति के बारे में जानेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 1848 की क्रांति क्या विशेष है और किस तरह से यह क्रांति हुई और किस तरह से इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। क्रांति और इसके परिणाम दोनों को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। छोटा सा क्लास है, 20 मिनट से 30 मिनट के बीच का ये क्लास होगा। मैक्सिमम लंबा इससे ज़्यादा नहीं होगा और आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से मैं आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेंशन बोल दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसे नोट भी करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है, मैं पहले भी बोला आपको कि 1848 की क्रांति है। 1848 की क्रांति, 1848 की क्रांति। सबसे पहले आप ये जानिए कि यह क्रांति हुई कहाँ थी। तो इस क्रांति का जो हुआ ये क्रांति, ये फ्रांस में क्रांति हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की 1848 की क्रांति जानेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जान चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पहला क्लास है वह आप जरूर करेंगे, चैनल पे अपलोड है। और दूसरा आप जुलाई 1830 की क्रांति, वो भी इसमें आपको बताया गया है। और अभी 1848 की क्रांति करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है विशेष। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं रेगुलर आपको क्लास देता हूं और आप सभी बच्चों का मेरे प्रति जो प्यार है मैं उसके लिए धन्यवाद आपको दूंगा। और आप चैनल से जुड़े रहिए, बाकी क्लास करिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। सही बात है। ये उदारवादी का मतलब होता अच्छे व्यक्ति थे। उदारवादी जो थे अच्छे दिल के व्यक्ति थे, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। मतलब वैल्यू अपने आप को, ये इसका कहना था कि भाई हमको महत्व दो। महत्व समझते ना, आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिससे कभी कभी आप मजाक भी करते होंगे तो वो बुरा मान जाते होंगे। उसको ना आपको बहुत ज़्यादा भाव देना पड़ता होगा। भाव समझ रहे हैं ना, वो बड़ा एटीट्यूड में रहता होगा, भाव देना पड़ता होगा। तो ये उसी टाइप के शासक थे। मतलब उदारवादी तो थे, दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, ठीक है। अब देखिए, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिक मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये आप याद रखेंगे कि अपने विरोधी को, जो इसके विरोध में होते थे, जो इसका विरोध करते थे, उसे ही इन्होंने खुश करने के लिए क्या करता है कि इस मध्यवर्गीय स्वर्णिक नीति का अवलंबन किया। तो आप कहेंगे कि मध्यवर्गीय स्वर्णिक नीति का अवलंबन किसने किया था? यह ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करने वाले व्यक्ति का नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था? लुई फिलिप ने स्वर्णिक मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए इन्होंने क्या किया कि 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। और गीजो इसके जो थे विरोधी थे। गीजो जो थे इसके विरोधी थे, अब विचारधारा से भी इसके विरोधी थे और राजनीतिक आधार में भी इसके क्या थे, काफी कट्टर विरोधी थे इसके। लेकिन फिर भी इन्होंने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव मेंशन करेंगे कि क्या नाम है? लुई फिलिप। क्या नाम है? लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो कहेंगे गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको किया था? गीजो को। कब किया था? 1840 में, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। प्रतिक्रियावादी व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता दिया हूं कि प्रतिक्रियावादी व्यक्ति का मतलब होता है कि जो किसी भी तरह के संवैधानिक, वैधानिक, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था में सुधार होने के लिए नहीं देना चाहते थे। मतलब कोई भी अच्छी व्यवस्था लाना ये चाहते ही नहीं थे और राष्ट्रवाद को दबाने का ये काम कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधारों के विरुद्ध थे। मतलब किसी भी तरह का सुधार करने के लिए ये नहीं चाहते थे। ये गीजो नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहते थे? गीजो। ये कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, ठीक है। किसी भी तरह का असंवैधानिक हो जाए, राजनीतिक, सामाजिक हो जाए
और या फिर आर्थिक सुधार हो जाए, देश में किसी भी तरह का सुधार ये करना ही नहीं चाहते। तो भाई प्रधानमंत्री किस लिए बना था? अब लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों के साथ रहना पसंद किया। अब ये जो थे लुई फिलिप जो थे ये पूंजीपति लोगों के संपर्क में ज्यादा रहते थे, ठीक है, अमीर लोगों के साथ में ज्यादा रहते थे, ठीक है, यहाँ तक समझे। अब देखिए, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, अब भैया जिसके पास धन दौलत अच्छा खासा है, एकदम अपना ठाठ बाट से जीवन जी रहा, क्या राजनीतिक जैसे मचमच में पड़ा रहो, कोई मतलब नहीं उसको, वो अपनी दुनिया में खुश है। तो गीजो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में गए जिसको देश की व्यवस्था से कोई मतलब ही नहीं था, उसको देश की कोई जरूरत ही नहीं था, बल्कि वो अपना जो धन दौलत है उसमें चैन सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि वो अल्प मत में भी थे, ज्यादा संख्या में अमीर व्यक्ति तो वैसे भी नहीं होते, बाकी बात गरीब ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अल्प मत में भी थे, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं था। एक होता है कि जब प्रधानमंत्री बने हैं, लुई फिलिप बना है, तो लुई फिलिप के पास कोई ऐसा रणनीति हो, जब देश काफी लड़खड़ा जाए, तो देश की स्थिति खराब हो जाए, तो देश को सुधारने के लिए वो एक बेहतर नीति लागू करेंगे जिससे देश की व्यवस्था को सुधारा जा सके। अब इसके पास कोई भी सुधार करने के लिए रणनीति ही नहीं था। बिना नीति का काम कैसे करेंगे? कोई तो प्लानिंग करके आया होगा ना, तो इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया था। और देखिए, ना ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था, और विदेश नीति में भी उसको कोई सफलता हासिल नहीं हो रहा था, विदेश से भी इसको कुछ ज्यादा मदद नहीं मिल रहा था, अन्य देश इसके संपर्क में मतलब कोई मतलब नहीं बनता था कि लुई फिलिप है, अच्छे व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है, इसके पास ये एक बहुत बड़े ऊंचे पद पे है, तो विदेश में इसका अच्छा पहुंच रहेगा, विदेश में इसका पॉलिटिकल पावर मजबूत रहेगा, ऐसा इसके पास कोई उपलब्धि नहीं था, किसी भी तरह की सफलता इसको हासिल नहीं हो रहा था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि उसके शासनकाल में देश का स्थिति काफी खराब हो जाता है, भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो जाता है। बात को ही देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, राजनीतिक माहौल में क्यों मैं पढ़ूं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो चल रहा है काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और वो न्यायाधीश जो कॉकरोच जैन जी को बोले हैं, तो ये तो बड़ा गलत बात है, जैन जी को सीधा कॉकरोच बोल दिया। तो अभी देखिएगा सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है। 4 से 5 दिन में प्यारे बच्चों, 4 से 5 दिन में, कितने दिन में? 4 से 5 दिन में आज तक जो 40-50 साल से भाजपा नहीं कर पाया या कांग्रेस नहीं कर पाया, सोशल मीडिया पे उसका लगभग 18 से 20 मिलियन के करीबन फॉलोअर्स जुड़ गए हैं जैन जी। तो काफी नाराज जैन जी हैं, मतलब युवा जो यूथ जो है काफी सरकार से नाराज चल रहे हैं, और सरकार को इस सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। सेम स्थिति समझिए कि वहां भी था फ्रांस में। तो इसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी थी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। वाजिबन है, अभी देखिए कि जब देश में भूखमरी आ जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा, ऐसी स्थिति में देश के जो चालक हैं, जो देश को चला रहे हैं, उसका मतलब बुराई तो होना लाजमी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी बुराई होने लगता है, ठीक है, आलोचना होने लगा। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। अब याद रखेंगे कि सुधारवादी व्यक्ति थे, जितने भी सुधारवादी व्यक्ति थे सब ने मिलकर के 22 फरवरी को 1848 ईस्वी को पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी पड़ता है, में कियर्स, व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, क्या नाम था? कियर्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन करता है, ठीक है, एक विशाल भोज का आयोजन किया, और जगह जगह पर अवरोध लगाए गए, जगह जगह पर अवरोध लगाए गए, और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए बेबस किया गया। लुई फिलिप गद्दी छोड़ो ऐसा नारा लगाने लगे, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और इस तरह से क्या होता है कि लुई फिलिप के विरोध में आंदोलन चालू हो गया। गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए काफी फोर्स किया गया, गद्दी छोड़ के लुई फिलिप जाओ, मतलब उसको जनता देश से भगाना चाहते थे, सीधी सीधी बात है, क्योंकि उसके पास कोई बेहतर सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं था, और वो हर एक मोर्चा पे फेल होता जा रहा था, वो देश में एक फेलियर शासक के रूप में रहा था। अब देखिए 24 फरवरी को लुई फिलिप क्या करता है? गद्दी त्याग कर, गद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया। तो आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में कि लुई फिलिप ने कब गद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया?
तो ये याद रखिएगा 24 फरवरी को 1848 है, 1848 को उन्होंने गद्दी छोड़ करके भाग गया 2 दिन के अंदर ही। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 2 दिन के अंदर ही उन्होंने गद्दी छोड़ करके चला जाता है। लुई फिलिप 24 फरवरी को गद्दी छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, चलिए, तो लुई फिलिप 24 फरवरी को गद्दी छोड़ करके कहाँ पलायन कर जाते हैं, गद्दी छोड़ करके वो इंग्लैंड पलायन कर जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि नेशनल असेंबली जो था फ्रांस में, उन्होंने देश में गणतंत्र की घोषणा कर देता है, गणतंत्र की घोषणा कर देता है। ठीक है, जब गणतंत्र की घोषणा हो जाती है, जब गणतंत्र की घोषणा हो जाती है, तो अब वर्तमान में जो भी सरकार बनेगी उसे चलाने के लिए 2 व्यक्ति शामिल होते हैं। अब नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दिया है। अब ठीक है, करते हुए 21 वर्ष के ऊपर, 21 वर्ष से ऊपर जितने भी पुरुष थे उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया, मताधिकार प्राप्त किया गया। जितने भी वयस्क पुरुष थे, 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार प्रदान किया गया, सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार प्रदान किया गया। और काम की गारंटी या अधिकार, काम के अधिकार की गारंटी भी दी गई, काम के अधिकार की गारंटी भी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि गणतंत्रवादियों का नेता जो था मार्टिन लूथर, याद रखेंगे ना, ये गणतंत्रवादी विचारधारा के थे। और सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉक, सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉक, मार्टिन और लुई ब्लॉक दोनों ने मिलकर के सरकार बनाता है, दोनों ने मिलकर के सरकार बनाया, दोनों मिलकर के शासन चलाने लगा। लेकिन दोनों ही ज्यादा दिन तक आपस में एक साथ नहीं रह पाए, दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। और फिर से लुई नेपोलियन, ये लुई नेपोलियन याद रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है, ये लुई नेपोलियन है, ये फ्रांस का राजा बन जाता है। ठीक है, 2 आदमी के बच्चों लाइन कट गया है और इन्वर्टर नहीं रहने के कारण ये क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर से आपको एक छोटा सा वीडियो डाल के इस क्लास को पूरा करूँगा। ठीक है, थोड़ी सी समझ सकते हैं, कई समस्याओं का सामना करके मैं आप लोगों को क्लास देता हूँ, तो आप समझ रहे हैं। अचानक लाइट चली गई है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए बच्चों, तो लाइट आ गया तो मैं क्लास पूरा करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या होता है कि 21 वर्ष के ऊपर सभी व्यक्तियों को मतलब वोट का अधिकार दिया गया। और जो कौन थे गणतंत्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे मार्टिन, और सुधारवादी का जो नेता थे लुई ब्लॉक, दोनों ने मिलकर के सरकार का निर्माण किया। लेकिन ज्यादा समय तक इन दोनों का सरकार नहीं चल पाया, दोनों में मतभेद होने के कारण क्या होता है कि कुर्सी गिर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि इसके बाद जब सरकार गिर जाती है तो लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन बैठता है। आगे बढ़ते हैं कि इस क्रांति में और क्या क्या प्रभाव डालता है। तो देखिए इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, मतलब यहाँ पे देखिए कि जब लुई फिलिप गद्दी छोड़ करके चला गया तो यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे यहाँ के जो नेशनल असेंबली थे, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दिया और इस तरह से यहाँ पे गणतंत्र का उदय हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जब गणतंत्र का उदय हो गया तो जो पुरातन व्यवस्था था वो पुरातन व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। वो पुरातन व्यवस्था क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस क्रांति ने 1848 की जो क्रांति थी फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया, पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। और इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, इन सभी देशों में 1848 की क्रांति का
डायरेक्ट प्रभाव पड़ा और इन सभी देशों में भी क्रांति होने लगा। देखिए काफ़ी जो अगल बगल के देश थे उन सभी देशों में क्रांति होने लगा। इटली हो जाए, जर्मनी हो जाए, इसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया हो जाए, यहाँ के जो चांसलर थे मेटरनी, इसके विरोध में भी आंदोलन खड़ा हो जाता है। हॉलैंड देख लीजिए, स्विट्जरलैंड देखिए, नाम याद रखेंगे, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, मतलब संपूर्ण यूरोप में क्रांति की लहरें दौड़ जाती है और इस क्रांति से ये सभी देश भी प्रभावित हुए। मुख्य रूप से अगर देखें तो इटली और जर्मनी, यहाँ के जो उदारवादी थे, जब लोगों के मन में गुस्सा था, लोगों के मन के गुस्सा को बढ़ते असंतोष का कुछ फायदा उठाया जरूर, और वो लोग राष्ट्रीय एकता के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया। ठीक है, बोला कि अभी वर्तमान में गर्म लोहा है, रोटी सेका जाए, गर्म लोहा पे वार किया जाए, कुछ तो फायदा होगा। तो माहौल बिल्कुल गर्म था, लोगों के मन में असंतोष था, और इस तरह से यहाँ पे इटली और जर्मनी में जो जन असंतोष था, जन असंतोष का फायदा उठाया गया और राष्ट्रीय एकता को बल दिया गया, और साथ ही साथ राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया गया। लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित, और यहाँ पे बोला कि संविधान बनना चाहिए और संविधान जो होगा वो लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होंगे। इस तरह से संपूर्ण यूरोप में क्या होता, आंदोलन छिड़ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 1847 की क्रांति। तो ये क्लास आपका यहीं तक मैं रखना चाहूँगा, और इसके बाद जो अगला क्लास है वो भी आपको आज ही मिलेगा, जिसमें हम इटली के एकीकरण के प्रथम चरण को पढ़ेंगे। इटली के एकीकरण के प्रथम चरण को और इटली के एकीकरण को हम 2 क्लास में पूरा करेंगे। ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं मिलेगा आपको, छोटा छोटा क्लास मिलेगा, आराम से करेंगे। ठीक है, तो इटली के एकीकरण के पहले चरण को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।